नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दौरान पूछे गए महत्वपूर्ण अनस्टार्ड क्वेश्चंस को शामिल किया है। बजट सत्र में आपने बजट पेश होते हुए देखा, उस पर चर्चा देखी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई। ये प्रश्न लिखित पूछे गए और इनका जवाब भी लिखित दिया गया। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं, इनका जवाब भी लिखित दिया जाता है। और हमारे कार्यक्रम का फोकस ऐसे ही अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। कई सवाल हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए हम उन्हीं का जवाब आप तक पहुंचाते हैं। क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या प्लानिंग है, क्या सांसदों के सवाल हैं और इस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए गए, वो दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़ी विधि आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देंगे। वन स्टॉप सेंटर योजना कैसे महिलाओं के लिए है और क्या मायने रखती है, इससे जुड़ा सवाल भी आज के कार्यक्रम में शामिल है। साथ ही फूड डिलीवरी करने वाले कामगारों के हकों से जुड़े सवाल भी हमने आज अपने कार्यक्रम में शामिल किए हैं। कार्यक्रम के दौरान बात ऑनलाइन फैंटेसी खेल से जुड़े सवाल की भी होगी, लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़े सवाल से। मौसम और माहौल चुनावी है और आज के कार्यक्रम में पहला सवाल चुनाव से ही जुड़ा है। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद किशन कपूर ने। अपने सवाल में उन्होंने विधि और न्याय मंत्री से पूछा कि क्या विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ साथ हर साल एक या दूसरे राज्यों में लगातार चुनाव न केवल प्रशासन और नीतिगत निर्णय को प्रभावित करते हैं, बल्कि देश के सरकारी खजाने पर बोझ भी डालते हैं। अगर हाँ, तो 16वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ कराए गए विधानसभा चुनाव की संख्या कितनी है और उस पर कितना खर्च किया गया है। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि 2014 से 2019 के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितने राज्यों में चुनाव हुए और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और कुल कितने दिनों में चुनाव पूरे हुए। क्या विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया का समर्थन किया है। आगे लोकसभा सांसद किशन कपूर ने अपने सवाल में पूछा कि क्या सरकार ने राजनीतिक और चुनावी सुधारों से संबंधित रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। अपने सवाल के आखिर में उन्होंने पूछा कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर सरकार सक्रिय रूप से सोच रही है। इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया और अपने जवाब में उन्होंने बताया कि विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता और निर्वाचन प्रणाली में सुधार के उपायों पर चर्चा की है और अन्य बातों के साथ साथ कहा है कि करीब हर वर्ष चुनाव कराने से शासन और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार की नीति के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में खर्च पैसा पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करती है। जब ऐसे चुनाव स्वतंत्र रूप से कराए जाते हैं, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र विधानसभाओं पर होने वाले खर्च को आधे आधे आधार पर सिर्फ तभी बांटा जाता है जब ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाते हैं। लोकसभा का आम चुनाव कराने के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपनी मांगों को केंद्र सरकार को प्रस्तावित करती हैं। केंद्र सरकार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त मांगों और निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी करती हैं। साल दर साल के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव यानी 2014-15 और 2015-16 के दौरान निर्वाचन खातों के निपटान के लिए जारी रकम पर नजर डालें तो 2014-15 के दौरान 506 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी तरह 2015-16 के दौरान 307 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2016-17 के दौरान 1941 करोड़ रुपए जारी किए गए। क्या विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया का समर्थन किया है। इस सवाल के जवाब में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि जी हां, विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव की सिफारिश की है। कार्यक्रम का अगला सवाल भी चुनाव से ही जुड़ा है और इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रवनीत सिंह ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्री से पूछा कि क्या देश में संसदीय और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में हाल ही में संशोधन किया गया है।
अगर हाँ तो इसकी क्या जानकारी है और संशोधित व्यय सीमा तय करने के लिए क्या परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ा दी है? और अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है? ऐसे प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है? विभिन्न संसदीय और विधानसभा चुनाव में यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा खर्च संशोधित सीमा के भीतर है, अपनाए जाने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है? आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार देश में चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कोई अन्य कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। क्या देश में संसदीय और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में हाल ही में संशोधन किया गया है? इसे लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, देश में संसदीय और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में हाल ही में संशोधन किया गया है। परामर्श प्रक्रिया को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुताबिक इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। हरीश कुमार सेवानिवृत्त IRS अधिकारी, उमेश सिन्हा ECI के महासचिव, चंद्रभूषण कुमार ECI और DG इस समिति में सदस्य थे। भारत के निर्वाचन आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। भारत के निर्वाचन आयोग ने धन बल के खतरे को लेकर गंभीर रूप से चिंता जाहिर की है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए कई कदम भी उठाए हैं। चुनावी खर्च और प्रत्याशियों पर निगरानी के लिए प्रेक्षकों और फ्लाइंग दस्ते हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों के रजिस्टर की जांच के अलावा इनके खर्च का हिसाब भी रखा जा रहा है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ जो जुड़ा है कोविड वैक्सीन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नुसरत जहां ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 35% से ज्यादा आबादी को अभी तक टीका लगाया जाना बाकी है? अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि 60 वर्ष से ज्यादा आयु के कितने लोगों को राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार अभी तक कोविड-19 टीकाकरण या दोनों खुराकें प्राप्त नहीं हुई हैं? क्या दिसंबर 2021 तक वैधता वाले कोविड-19 टीकों का उपयोग कर लिया गया है? अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या इन टीकों की वैधता बढ़ा दी गई है? आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी मात्रा में टीके स्टोर रहे और जरूरतमंद राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को नहीं भेजे जा सके? अगर हाँ तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 8 फरवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग की कुल 95.09 करोड़ जनसंख्या को कोविड-19 के पहले टीके की खुराक मिल चुकी है। यह आंकड़ा 93.9% है। अगर बात दोनों खुराकों की करें तो 73.59 करोड़ जनसंख्या को दोनों खुराकें प्राप्त हो गई हैं। देश की 72.6% आबादी को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड-19 टीकों का उनकी शेल्फ लाइफ के भीतर उपयोग कर लिया गया है। राष्ट्रीय विनियामक यानी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविशील्ड टीके के लिए विनिर्माण की तारीख से 9 महीने की शेल्फ लाइफ और कोवैक्सीन के लिए 12 महीने की शेल्फ लाइफ को अनुमोदित किया है। सभी पात्र लाभार्थियों को पहली खुराक, दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक देने के लिए सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को कोविड-19 की पर्याप्त खुराकें उपलब्ध कराई जाती हैं। और अब नजर अगले सवाल पर। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुप्रिया सदानंद सुले ने। अपने सवाल उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से किया और पूछा कि क्या सरकार देश में वन स्टॉप सेंटर योजना लागू कर रही है? क्या सरकार ने सेंटर की स्थापना के मकसद को हासिल कर लिया है? पिछले 3 वर्षों में हर साल और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना से कितनी महिलाओं को लाभ मिला? वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है? आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि इन केंद्रों के प्रभावी तरीके से लागू करने और निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए लागू की थी। इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया है।
इस योजना के जरिए पूरे देश में सिलसिलेवार तरीके से प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर सबको लाकर समर्थन और सहायता देने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत ओएससी हिंसा, जाति, वर्ग, धर्म, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर किसी भी तरह की वैवाहिक स्थिति से प्रभावित 18 साल से कम उम्र की लड़कियों समेत सभी महिलाओं का समर्थन किया जाएगा। अब तक की स्थिति के अनुसार देश के 730 जिलों के लिए 733 ओएससी यानी वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 704 वन स्टॉप सेंटर 35 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, जिन्होंने 4.5 लाख से अधिक महिलाओं की मदद की है। 2015 से वन स्टॉप सेंटर की स्थापना ने हिंसा का सामना करने वाली और विपदाग्रस्त महिलाओं को जरूरी मदद पाने के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। वन स्टॉप सेंटर विभिन्न जिलों में अलग अलग चरणों में स्थापित किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। इन सेंटर्स को अस्पतालों में चलाया जाता है, जहां मेडिकल एड, लीगल एड, अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद, काउंसलिंग, सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। महाराष्ट्र से 37 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 3 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए मंत्रालय में विभिन्न चरणों में प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे। और अब तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत महाराष्ट्र को 29.39 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें से 5.03 करोड़ रुपए के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जहां तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का संबंध है, 1.88 करोड़ रुपए की जारी की गई कुल राशि के विरुद्ध 1.24 करोड़ रुपए के लिए यूसी प्राप्त हुए। स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला या राज्य प्राधिकारियों को स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी, समन्वय और स्कीम को लागू करने और सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इसे लागू करने की निगरानी के लिए सखी डैशबोर्ड नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है। अब बात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जुड़े सवाल की, और इसे पूछा राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने। उन्होंने मंत्रालय से पूछा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बाद से इस क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण में किन किन दिग्गज कंपनियों ने निवेश किया है, और 1990 के बाद से उद्योग को दिए गए कुल खाद्य प्रसंस्करण ऋण में से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा कितना है। इस सवाल का जवाब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और आंकड़ों की देखरेख उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा की जाती है। अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल एफडीआई 10.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों बीएसए इंटरनेशनल, बेल्जियम, कैडबरी, श्वेपेप्स मॉरिशस लिमिटेड, मॉरिशस यूनिलीवर पीएलसी, यूनाइटेड किंगडम ओर्कला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर डेनॉन एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। आगे अपने जवाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट से संबंधित डेटा जारी किया जाता है। 2090 से मार्च 2021 तक उद्योग को दिए गए कुल ऋण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को ऋण का शेयर 5.37% के करीब था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल जुड़ा है रक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिए शौर्य चक्र से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद गणेश सिंह ने। उन्होंने रक्षा मंत्री से पूछा कि क्या रक्षा कर्मियों और नागरिकों को उनके अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है? क्या उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी कोई भत्ता प्रदान किया जाता है? अगर हाँ, तो क्या रक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिए भत्ता प्रदान करने की नीति समान है? इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, शौर्य चक्र रक्षा कर्मियों और सिविलियनों को शत्रु का सामना करने के अलावा वीरता का प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। क्या उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी कोई भत्ता प्रदान किया जाता है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हाँ, शौर्य चक्र से सम्मानित की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भत्ता दिया जाता है।
रक्षा कर्मियों और सिविलियनों के लिए भत्ता प्रदान करने की नीति समान है। वित्तीय भत्ते की वर्तमान दर 6,000 रुपये प्रतिमाह है। और कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मेडिसिन ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछा कि क्या सरकार दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के लिए दवाओं की कम उपलब्धता और अत्यधिक लागत को ध्यान में रखते हुए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अगर हाँ, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम रहे हैं? इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने बताया कि देश की औषध में आत्मनिर्भरता के लिए औषध विभाग औषध के लिए लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को लागू कर रहा है, जिसका कुल खर्च 15,000 करोड़ रुपए और इसकी अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक है। इस योजना में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत औषध सामग्री शामिल है। श्रेणी 1 के तहत उत्पाद खंड में से एक ऑर्फन दवाएं हैं, जिनमें दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। ये योजना 6 वर्ष के लिए उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीम उल हक ने। उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि क्या ये सच है कि फूड डिलीवरी ऐप के कामगारों के पास विधिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रम संघ संबंधी कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार गिग कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को गारंटी करने के लिए और सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रही है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार को जानकारी है कि श्रम संहिताओं में गिग कामगारों की परिभाषा साफ नहीं है और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित करती है? अगर हाँ, तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए गए? फूड डिलीवरी ऐप के कामगारों के हकों से जुड़े इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 6 अन्य बातों के साथ साथ ट्रेड यूनियन का कोई भी 7 या अधिक सदस्य ट्रेड यूनियन के नियमों में उनके नामों की सदस्यता देकर और पंजीकरण से संबंधित संहिता के उपबंधों के साथ या फिर पालन कर संहिता के अधीन ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का प्रावधान करती है। मौजूदा श्रम कानूनों में गिग कामगारों की कोई परिभाषा नहीं है। पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करने के मकसद से परिभाषित करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अन्य बातों के साथ साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने के लिए उपाय कर रही है। सरकार असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एग्रीगेटर्स के अंशदान और अन्य स्रोतों में केंद्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त पूंजी में शामिल करके तैयार की जा सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों तक लाभ पहुंचा सकती है। अब कार्यक्रम में बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सवाल की। ये सवाल जुड़ा है स्वदेश दर्शन योजना से और इसे पूछा है राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा ने। उन्होंने पर्यटन मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने पिछले 2 साल में असम में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषय वस्तु आधारित विशेष रूप से इको पर्यटन संबंधित पथों का विकास किया है? क्या इसके लिए आर्थिक मदद दी गई है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? और अगर नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है? क्या सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम सहित राज्यवार और अधिक इको पर्यटन संबंधित परियोजनाओं का विकास, वित्त पोषण करने की योजना है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया और उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में 13 थीम के अंतर्गत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें इको परिपथ थीम के तहत 6 परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी अलग अलग चरणों में हैं। असम में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पहली वन्यजीव परिपथ है, इसके लिए 94.68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस परियोजना के 2015-16 में स्वीकार इसे किया गया। दूसरी विरासत परिपथ है, इसे 2016-17 में स्वीकार किया गया और इसके लिए 90.98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला सवाल जुड़ा है ऑनलाइन फैंटेसी खेलों से और इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने।
उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछा कि क्या सरकार देश में फैंटेसी खेलों के बढ़ते प्रचलन और खेलों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करती है। अगर हां, तो इसके बारे में क्या जानकारी है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन फैंटेसी खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक समान विनियमन या मार्गदर्शक सिद्धांतों को लाने के लिए नीति आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और उसके संबंध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक उभरता हुआ सेक्टर है। नीति आयोग की सिफारिश को लागू करने को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि भारत में ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स के एक समान राष्ट्रीय स्तर के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत पर नीति आयोग के दस्तावेज के प्रारूप को इस मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है। और संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।